Hello students, today we will discuss the MCQs of class 8th chapter A Visit to Cambridge. Let's begin. What does the author mean when he say Cambridge was my metaphor for England? यहाँ लेखक का क्या अर्थ है जब वो कहते हैं कि इंग्लैंड मेरे लिए मेटाफर है। कैम्ब्रिज वॉज अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कैम्ब्रिज एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का, या फिर इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, इंग्लैंड कैम्ब्रिज की वजह से प्रसिद्ध है। कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, या फिर कैम्ब्रिज वास्तव में इंग्लैंड है, या फिर कैम्ब्रिज एंड इंग्लैंड वर द पार्ट ऑफ यूके। कैम्ब्रिज और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं। तो हमारा आंसर है कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। इसका रीजन क्या है बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ऑप्शन ये सही है, कैम्ब्रिज वॉज ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, वो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था इंग्लैंड का। और ये ऑप्शन भी सही है, इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, इंग्लैंड प्रसिद्ध था कैम्ब्रिज की वजह से। और ये ऑप्शन भी सही है, कैम्ब्रिज एंड इंग्लैंड वर द पार्ट ऑफ यूके, ये यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं कैम्ब्रिज और इंग्लैंड। पर हमारा आंसर ऑप्शन ये वाला सही है। इसका रीजन क्या है, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि ज्यादातर पोएम्स में यूज की जाती है। और मेटाफर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका अर्थ होता है स्टेटिंग दैट टू थिंग्स आर सिमिलर, जिसमें दो चीजें एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर कैम्ब्रिज हमें लेखक के अनुसार आंसर बताना है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ये वाला आंसर सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि दो चीजें सिमिलर हैं। नेम द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग, आइजैक न्यूटन, फिरदौस कांगा और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये बच्चों आपको याद ही हो गया होगा जब लेसन आपने पढ़ा होगा। इस लेसन के राइटर हैं फिरदौस कांगा। नेक्स्ट, फिरदौस कांगा क्या है? राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर हैं या तीनों ही हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो। इसका रीजन क्या है बच्चों, वो पहले मुंबई में रहते थे, आपकी किताबों में उन्हें मुंबई में बताया गया है। और बच्चों वो 1989 में फिरदौस कांगा लंदन चले गए थे और वो तब से वहीं रह रहे हैं। वो एक राइटर हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, और वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अखबार में काम किया है, और वो एक एक्टर भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई एक फिल्म में एक एक्टर का रोल भी किया है। तो ये हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबो होगा। स्टीफन हॉकिंग वॉज यहाँ स्टीफन हॉकिंग के लिए वॉज प्रयोग में लाया गया है क्योंकि उनकी डेथ हो गई है 2018 में। हमें बताना है वो क्या थे? ब्रिलियंट रिसर्चर थे, ऑथर थे, एस्ट्रोफिजिस्ट थे, ऑल ऑफ द अबो या तीनों ही थे? हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबो क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, तो एक होनहार रिसर्चर थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी और वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट भी थे। एस्ट्रोफिजिस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या अर्थ होता है एस्ट्रोफिजिस्ट का। तो हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबो। व्हाट डज एस्ट्रोफिजिक्स डील विद, जो एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं उनकी ब्रांच किस टाइप का काम करती है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास का अध्ययन करता है। टाइम एंड स्पेस, समय और अंतरिक्ष का अध्ययन करता है। स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का अध्ययन करता है। हमारा आंसर है स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। विच इज द फर्स्ट फेमस बुक ऑफ स्टीफन हॉकिंग? हमें स्टीफन हॉकिंग की पहली प्रसिद्ध किताब बतानी है द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम, जो कि 1973 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि 1988 में लिखी गई थी। ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस, जो कि 1993 में लिखी गई थी। द यूनिवर्स इन अ नट सेल, जो कि 2001 में लिखी गई थी। हमारा आंसर है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसका रीजन क्या है? हमारा आंसर क्योंकि ये किताब जो कि 1973 में लिखी गई थी, ये पहले लिखी गई थी और ये बाद में लिखी गई थी। पर हमें क्वेश्चन में पढ़ना होता है कि यहाँ फेमस लिखा हुआ है, तो फेमस तो उनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक फेमस हुई थी। तो हमारा आंसर है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। हु इज द वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन? आइजैक न्यूटन भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके वंशज किसे माना जाता है? आइंस्टीन को, स्टीफन हॉकिंग को, फिरदौस कांगा को, नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है स्टीफन हॉकिंग को। यह बात गाइड ने फिरदौस कांगा को उनकी जर्नी के दौरान बताई थी। व्हाट वर द सिमिलरिटीज बिटवीन हॉकिंग एंड द ऑथर? कौन सी समानता थी हॉकिंग और लेखक फिरदौस कांगा के बीच में? बोथ वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दोनों ही असाधारण लोग थे। बोथ वर राइटर्स, या फिर दोनों लेखक थे। बोथ ऑफ देम
वर डिफरेंटली एबल्ड, या फिर दोनों विशेष योग्यता वाले व्यक्ति थे? ऑल ऑफ द अबो, या तीनों ऑप्शन। हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे। स्टीफन हॉकिंग की फिल्म है, आपको उसमें पता चलेगा। वो एक बीमारी से ग्रसित थे, पैरालिसिस था उन्हें, वो सिर्फ कंप्यूटर पर कमांड देते थे। ये बात आपको लेसन में समझ आ गई होगी। और दोनों ने ही बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो दोनों राइटर भी हैं। और बोथ ऑफ देम वर डिफरेंटली एबल्ड, और दोनों ही विशेष योग्यता वाले व्यक्ति थे, क्योंकि फिरदौस कांगा को एक तरह की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां थोड़े से हिलने से ही टूट जाती थी। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबो। How long did the writer expect to be allowed to meet the scientist? लेखक ने कितने समय का अनुमान लगाया था कि उन्हें साइंटिस्ट से बात करने को मिले? 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स। हमारा आंसर है 10 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे 10 मिनट बात करने को मिल जाए, जबकि उन्हें मिले थे हाफ एन आवर। अगर यहाँ एक्सपेक्ट नहीं होता, उनकी मीटिंग कितनी देर चली थी, तो हमारा आंसर होता हाफ एन आवर। How was the first glimpse of Stephen Hawking? glimpse होता है झलक। स्टीफन हॉकिंग की पहली झलक कैसी थी? गुड, अच्छी थी। शॉकिंग, झटका देने वाली थी। नेगेटिव, नकारात्मक थी। ऑल ऑफ द अबो, या सभी थी। हमारा आंसर है शॉकिंग, क्योंकि लेखक ने बताया है कि उन्होंने केवल उन्हें फोटोग्राफ्स में देखा था, और जब उनको उन्होंने सामने देखा तो वो उनके लिए बिल्कुल चौंका देने वाला था। इट मीन्स शॉकिंग था। द गाइड कॉल्ड स्टीफन अ पुअर मैन बिकॉज ही वॉज डैश। फिरदौस कांगा के जो मार्गदर्शक थे, उन्होंने स्टीफन को गरीब आदमी बुलाया, क्योंकि ही वॉज अलोन, वो अकेले थे। ही हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। ही वॉज अ डिफरेंटली एबल्ड मैन, वो एक विशेष योग्यता वाले आदमी थे। अ साइंटिस्ट, या फिर एक वैज्ञानिक थे। हमारा आंसर है अ डिफरेंटली एबल्ड मैन। गाइड के अनुसार उन्हें सामान्य नहीं बनाया गया था, जो बाकी लोग होते हैं सामान्य, इसलिए उन्होंने उसको पुअर बुलाया है। मेनली हमारे सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है, उन लोगों को जो पहले अपाहिज यूज किया जाता था उन व्यक्तियों के लिए, पर आजकल दिव्यांग बुलाया जाता है। विच अकाउंट डू पीपल थिंक डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक ऑन? लोगों के अनुसार जो विशेष योग्यता वाले लोग होते हैं, वो कौन सा चेक निकालने के लिए लेजी होते हैं? बैंक अकाउंट, सैडनेस अकाउंट, चीयरफुल अकाउंट, करेज अकाउंट। हमारा आंसर है करेज अकाउंट। ये एक स्टायर है, मतलब व्यंग किया है लेखक ने, कि जब वो कहते हैं कि लोग उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं और वो उन्हें ब्रेव बनने के लिए बोलते हैं। क्या ब्रेव बनने के लिए उनके पास साहस का अकाउंट है, और वो उन्हें कॉमन पीपल के ऊपर, जो कि उन्हें करेज अकाउंट से बहादुर बनने के लिए कहते हैं। द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। लेखक ने स्टीफन हॉकिंग के घर के कहां से फोन किया? फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, उन्होंने नजदीक के फोन बूथ से फोन किया। फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ के बाहर से फोन किया। फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ के अंदर से फोन किया। फ्रॉम इंडिया, या भारत से फोन किया? इसका उत्तर है फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ। इसका रीजन क्या है बच्चों? पहले जब मोबाइल फोन नहीं होते थे तो हम फोन बूथ के अंदर बात करते थे। यहाँ पर आपने किताब में पढ़ा होगा कि वो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने तार को खींच लिया फोन के, और वो बाहर आ गया था, और बाहर से ही उन्होंने बात की थी। फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ, अंदर से भी बात नहीं की थी। और फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो इंग्लैंड गए हुए थे, तो वैसे तो लेखक भारत से हैं, उनका जन्म भारत में एक पारसी परिवार में हुआ था, पर सन 1990 में वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा आंसर है फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ। कांगा फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम ही स्पोक टू हॉकिंग बिकॉज। जब कांगा हॉकिंग को बात करने के लिए बोलते तो उन्हें अपनी गलती महसूस होती थी। इसका क्या कारण था? हॉकिंग हैड टू वर्क हार्ड टू रिस्पॉन्ड। हॉकिंग को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी प्रतिक्रिया देने के लिए। ही वॉज वेस्टिंग हिज ओन टाइम। लेखक खुद का समय बर्बाद कर रहे थे। ही वॉज वेस्टिंग हॉकिंग्स टाइम, क्योंकि वो हॉकिंग का समय बर्बाद कर रहे थे। या फिर हॉकिंग वॉज नॉट विलिंग टू टॉक टू ऑथर। हॉकिंग की लेखक से बात करने की इच्छा नहीं थी। हमारा आंसर है हॉकिंग हैड टू वर्क हार्ड टू रिस्पॉन्ड। इसका कारण क्या है बच्चों? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हॉकिंग बोलते नहीं थे, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। हॉकिंग बोलते नहीं थे, उन्हें अपने थोड़ी थोड़ी उंगलियों से वो रिस्पॉन्ड करते थे, और ये देखकर जो लेखक है उन्हें अपने खुद की गलती
महसूस हो रही थी। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अ डिसेबल्ड पर्सन इज फेड अप व्हेन पीपल। यहाँ बच्चों पूछा गया है कि लेखक के अनुसार जब कोई विशेष योग्यता वाला व्यक्ति होता है वो परेशान कब हो जाता है? जब लोग शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाते हैं, या फिर गिव हिम चैरिटी, या फिर लोग उन्हें दान देते हैं, ट्राई टू हेल्प हिम, उनकी मदद करते हैं, आस्क हिम टू बी ब्रेव, या फिर उन्हें बहादुर बनने के लिए बोलते हैं। हमारा आंसर है आस्क हिम टू बी ब्रेव। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था जब उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई अकाउंट थोड़े है कि जो वो लेजी हो जाते हैं ब्रेविटी को वहाँ से निकालने के लिए। इस बात पर उन्होंने लोगों के ऊपर एक व्यंग किया है। हाउ डिड द मीटिंग लास्ट? दोनों की मुलाकात कितनी देर चली? लेस देन एन आवर, 1 घंटे से थोड़े समय के लिए। मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए। 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। 4 आवर्स, बहुत घंटों तक। हमारा आंसर है लेस देन एन आवर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आधा घंटा होता ऑप्शन में तो भी हमारा आंसर ठीक होता, क्योंकि उन्हें परमिशन मिली थी आधे घंटे की, पर बाद में जब स्टीफन हॉकिंग उन्हें अपने पार्क में लेके गए और चाय पिलाई तो उन्हें आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लेस देन एन आवर। व्हाई डिड कांगा विश टू मीट हॉकिंग? फिरदौस कांगा हॉकिंग से क्यों मिलना चाहते थे? हॉकिंग वॉज अ लिविंग जीनियस, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। हॉकिंग वॉज टू डिप्रेस्ड, क्योंकि हॉकिंग निराश थे। हॉकिंग हैड कॉल्ड हिम, क्योंकि हॉकिंग ने उन्हें बुलाया था। हॉकिंग वॉज ऑन हिज डेथ बेड, क्योंकि हॉकिंग अपनी मृत्यु के नजदीक थे। हमारा आंसर है हॉकिंग वॉज अ लिविंग जीनियस। और उन्हें ये बात गाइड के याद दिलाने के बाद आई थी कि वो यहाँ पर हॉकिंग से मिल सकते हैं। हॉकिंग फेल्ट अम्यूज्ड व्हेन पीपल, हॉकिंग को लोगों की किस बात पर हंसी आती थी? टॉक्ड विद हिम, जब वो उनसे बात करते थे। पैट्रोनाइज्ड हिम, उनके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते थे। डिस्टर्ब्ड हिम, उन्हें परेशान करते थे। लव्ड हिम, उन्हें प्यार करते थे। तो हमारा आंसर है पैट्रोनाइज्ड हिम, जब वो उनके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते थे। What was the scientist deadly against? साइंटिस्ट मीन्स स्टीफन हॉकिंग किस बात के विरुद्ध थे? द डिसेबल्ड ओलंपिक्स, विशेष योग्यता वाले लोगों के ओलंपिक से। द स्पेनिश गिटार, स्पेन के गिटार के। स्विमिंग, तैरने के अगेंस्ट थे। राइटिंग, लिखने के अगेंस्ट थे। तो हमारा आंसर है डिसेबल्ड ओलंपिक्स। What endeared the scientist to the writer? वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की कौन सी बात लेखक को सबसे ज्यादा अच्छी लगी? The scientist was like the लालटेन, वैज्ञानिक लालटेन के बराबर थे। There was incandescence of a man, वहाँ पर उनकी आंतरिक चमक थी। The scientist was an eternal soul, वैज्ञानिक एक शाश्वत आत्मा थे। All of the above, या सभी ऑप्शन सही हैं। तो बच्चों हमारा आंसर है all of the अबो। ये देखो, क्योंकि जब लेखक उनसे पहली बार मिले थे तो उन्होंने बताया था कि जैसे लालटेन के अंदर चमक होती है, इसी तरह स्टीफन हॉकिंग की भी अंदरूनी चमक है। उनका शरीर बिल्कुल बीमार है वो शरीर से, पर अंदर से उनके एक ज्योति है। जैसे पुराने जमाने में लालटेन होते थे तो वो रोशनी करते थे। नेक्स्ट है देयर वॉज इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, आपने पाठ में पढ़ा होगा। वो वैज्ञानिक की अंदरूनी चमक को देख रहे थे। और साइंटिस्ट उनके लिए एक इटरनल सोल भी थे, एक शाश्वत आत्मा भी थी। तो हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा 4th ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबो। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग, बोलने में आवाज की उतार चढ़ाव। परसुएसिव नेचर, लोगों को अपनी बात मनवाने का प्रकृति वाला व्यक्ति। डिस्करेजिंग, दूसरों को निरुत्साहित करने वाला। इंटरफेयरिंग इन समबडीज लाइफ, दूसरों के जीवन में दखल देने वाला। हमारा आंसर है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग, जो कि कंप्यूटर में नहीं हो रहा था इन कंपैरिजन टू एनी पर्सन। द फ्रेज रीच आउट मीन्स, रीच आउट फ्रेज का क्या अर्थ है? वैसे तो देखो बच्चों, रीच होता है पहुंचना और आउट होता है बाहर निकलना, पर ये दोनों मिलकर इनका अलग अर्थ निकलता है। हम देखते हैं वॉक, चलना। मूव योर हैंड, अपने हाथ को हिलाना। गो आउट, बाहर जाना। ट्राई टू गेट, या कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना। तो इसका आंसर है ट्राई टू गेट। व्हाट डिड द स्पीकर ग्लीफुली डू? ग्लीफुली होता है खुशी से, तो लेखक ने खुशी से क्या किया था? ही प्लेड ऑन द गिटार, वो गिटार को बजा रहे थे। ही थ्रू द गिटार अवे, उन्होंने गिटार को दूर फेंका था। ही ब्रोक द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, उन्होंने गिटार के तारों को तोड़ दिया था। हमारा आंसर है ही ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार। हु सेड आई हैवंट बीन ब्रेव, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग असिस्टेंट, फिरदौस कांगा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है स्टीफन हॉकिंग। व्हाट डज स्टीफन हॉकिंग थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट द बीइंग डिसेबल्ड?
स्टीफन हॉकिंग क्या सोचते थे कि वो विशेष योग्यता वाले हैं, इसमें कौन सी अच्छी बात है? एवरीथिंग, सब कुछ। डिस्कवरिंग काइंडनेस, उन्हें दयालुता मिलती थी। लव, उन्हें प्यार मिलता था। या फिर नथिंग? हमारा आंसर है नथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बोडिमेंट? एम्बोडिमेंट का क्या अर्थ है? राइटिंग, लिखना। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना। विजिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया और अ फीलिंग, किसी विचार का या किसी भावना का दिखाई देना। एक्टिंग या फिर अभिनय करना। हमारा आंसर है विजिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया और अ फीलिंग। व्हाई वाज द ऑथर लुकिंग एट हिज वॉच सो ऑफन? लेखक बार बार अपनी घड़ी को क्यों देख रहे थे? ही वॉन्टेड टू मेक फुल यूज ऑफ एवरी मिनट, वो हर एक मिनट का पूरा उपयोग करना चाहते थे। ही वॉज फीलिंग बोर्ड, ऊब महसूस कर रहे थे। ही गोट अ न्यू वॉच, उन्हें एक नई घड़ी मिली थी। ही हैड ए हैबिट ऑफ वॉचिंग इट, उन्हें अपनी घड़ी को देखने की आदत थी। हमारा आंसर है ही वॉन्टेड टू मेक फुल यूज ऑफ एवरी मिनट। व्हाट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर? जो उनकी बात को कन्वे करता था, उस सिंथेसाइजर की क्या कमी थी? नो इन्फ्लेक्शन, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। नो शेड्स ऑफ वॉइस, अलग अलग आवाज नहीं थी। नो टोन ऑफ वॉइस, कम या ज्यादा आवाज नहीं हो सकती थी। ऑल ऑफ द अबोव, या तीनों ही ऑप्शन सही हैं। हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि यह एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट था। मशीन आदमी की आवाज की बराबरी नहीं कर सकता है। On what did the author spend years learning? लेखक ने बहुत सारे साल क्या सीखने में बताए? स्पेनिश गिटार, स्पेनिश सितार, स्पेनिश पियानो, स्पेनिश फ्लूट। हमारा आंसर है स्पेनिश गिटार। I felt a huge relief, मुझे बहुत ही आराम महसूस हो रहा था। In the possibilities of my body, मेरे शरीर की जो संभावनाएं थी। In the given context, The italicized words refer to, लेखक ने ये बात कही है और वो इस बात से क्या दर्शाना चाहते हैं? स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, वो खड़े हो सकते थे, चल सकते थे। शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, वो अपनी व्हील चेयर को कहीं भी ले जा सकते थे, अपनी कलाई को घुमा सकते थे। स्पीकिंग, बोल सकते थे। राइटिंग, लिख सकते थे। हमारा आंसर है शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। हाउ डिड द राइटर बिड हॉकिंग गुड बाय? लेखक ने हॉकिंग को अलविदा कैसे कहा? ही किस्ड हॉकिंग एंड क्राइड, उन्होंने हॉकिंग को चूमा और चिल्लाए। ही हग हॉकिंग, उन्होंने हॉकिंग को गले लगाया। ही टच्ड हिज शोल्डर, उन्होंने उनके कंधे को छुआ। ही सेड काइंड वर्ड्स टू हॉकिंग, उन्होंने हॉकिंग को अच्छे शब्द कहे। हमारा आंसर है ही टच्ड हिज शोल्डर। बुक में ये ऑप्शन भी कहा गया है क्योंकि वो चाहते थे ऐसा करना, पर वो अपनी भावनाओं को उजागर नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने अपने मन में इस ऑप्शन को रखा और उन्होंने सिर्फ उनके शोल्डर को छुआ और वो वहां से चल पड़े। द एडवाइस गिवन बाय हॉकिंग टू अदर डिसेबल्ड पीपल वाज, हॉकिंग के द्वारा कौन सी सलाह विशेष योग्यता वाले लोगों को दी गई? टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे वर गुड एट, उस बात पर ध्यान केंद्रित करना जिसमें वो अच्छे हैं। टू मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला में सिद्ध होना। टू लर्न टू स्माइल ऑन अदर्स, दूसरों पर हंसना सीखना। नॉट टू मीट एनी पीपल, किसी भी लोग से न मिलना। हमारा आंसर है टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे वर गुड एट। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, होप सो it is helpful for your study and for your exam.